So he feels art education often describes the past as a sacred realm where people lived better or they lived whole lives. The past may also be presented as nearly impossible for ordinary people to analyze. Educational materials use abstract terms to create mystification and convince students they can't really understand the art of long ago. So, he means Berger here. He feels art education often describes the past as a sacred thing. So, it's generally if you meet aged people, no senior people, they, I mean, most of the times they used to say that is at our young age things were different, so it was everything was so good, we were so happy, something like that, as if past everything, every matters of past, it was perfect, it was very nice. So these art educators also try to convince this kind of message that past is as a sacred realm and where people lived better. Always, past is always better than present, and they lived there where they lived actually their whole lives. तो वहाँ पे जो ये पेंटिंग का जो मैसेज जो हमारे साथ जो कम्युनिकेट करता है, जो हमें जो मैसेज देता है, उससे ऐसा ही लगता है कि जो पास्ट का जो था वो सारे चीज़ बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ग्लोरीफाइड थे। वहाँ पे कोई कष्ट दुख या कोई कुछ भी खराब नहीं था। जो हम जो रियलिटी देख रहे हैं उसी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी में सारे खराबी है, और वो जो पास्ट जो थे वो इट्स लाइक अ ड्रीम। सो ड्रीम लैंड, वंडरलैंड, तो सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे थे, सुंदर थे। तो ये एक्चुअली एंड ये इस तरीके से बोला जाता है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं उन उसको ये समझना या एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा एक साइड है, ऐसा एक सेक्टर है कि इसको समझ इजीली सबको नहीं आते, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि दिस थिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये अब क्या सोचकर कोई पेंटर ने किसी पेंटिंग बनाया है, ये समझना तो अगर उस टाइम में उसका इंटरप्रिटेशन सही ना किया गया हो तो बाद में यह समझना बहुत ही मुश्किल है। Educational materials use abstract terms to create mystification and convince students they can't really understand the art of long ago. So that is the thing. जो materials available है वो ऐसे उसको एनालिसिस करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि कोई अगर उसको समझना चाहे तो वो समझ नहीं पाते, उसको बहुत ही मिस्टीरियस कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। To Berger, the past is always relevant to the present. For people to inhabit their present lives in a full and informed way, they need to see how events in their lives connect to events that occurred before they were born. तो बर्जर के हिसाब से पास्ट को हमेशा प्रेजेंट के साथ वो रिलेट होना चाहिए और वो रेलेवेंट होना चाहिए, कि जो अब प्रेजेंट को में जो हम देख रहे हैं वो सारे चीज़ के बैकग्राउंड के हिसाब से, इस नज़रिया से कि अभी हम ये देख रहे हैं इसको बैकग्राउंड है पास्ट, उस हिसाब से हमें पास्ट को देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि अगर पास्ट के बारे में हमें अगर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले जो घटना हुआ था या जो पहले की चीज़ था वो तो वो हमने देखा नहीं है, वो जो हमने देखा नहीं है उसको हम ये इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, ये मीडियम के ज़रिए से उसको जानते हैं। लेकिन अगर वो मीडियम ही अगर
सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है तो हमको तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा. देन people may see the financial gap between rich and the working classes and even see how this gap influences their lives. But without knowledge of history, they can't see the wealth gap as part of the larger pattern. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देकर वो हमें समझा रहे हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट का जो कनेक्शन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और वो सभी को समझना क्यों है. क्योंकि अगर वो हमें सही तरीके से पता नहीं चलेगा तो शायद सपोज़ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों में या हमारे जगह पे कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग रिच है. किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है. और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सपोज़ अपने हॉलीडेज़ में देश के बाहर घूमने जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं. और जो मिडिल क्लास है वो शायद केरला जा रहा है या किसी गोवा जा रहा है. और जो बिल्कुल लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो शायद बहुत आसपास में कहीं घूम के ही खुश होते हैं. और किसी लोग को कहीं वो सोच भी नहीं सकते कि किसी जगह घूमने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए जाने की बात. तो ये हम समझते हैं दैट मीन्स कि फाइनेंशियल गैप है और वो गैप होने के कारण उसमें कुछ लाइफस्टाइल में कुछ डिफरेंसेस है. हाउ दिस गैप इन्फ्लुएंसेस देयर लाइव्स. सो इस लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बट विदाउट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वी कांट अंडरस्टैंड. हम लोग, अगर हमको हिस्ट्री पता नहीं है, हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता नहीं है कि कैसे ये वर्किंग क्लास और ओनर क्लास, ये दो क्लास का डेवलप हुआ है, ये अगर हमें पता नहीं है तो हमको ये जो वेल्थ का गैप क्यों है, ये प्रॉपर्टी किसी के पास बहुत सारा है, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये गैप क्यों है, ये इसका एज अ होल इसका पैटर्न, इसका कारण हमें समझ में नहीं आएगा. तो एक्चुअली हमें ये नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हमें इसलिए होना चाहिए कि जैसे पहले तो हमारा सोसाइटी ऐसा नहीं था. ये सोसाइटी का कैसे कैसे चेंजेस आया, कैसे कैसे क्लासेस बने, कैसे कैसे प्रॉपर्टी में, वेल्थ में डिफरेंसेस आया, कैसे कैसे ये एक्चुअली हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, हिस्ट्री की नॉलेज से ही पता चलेगा. And finally, in concluding paragraph, Berger suggests the language of images is as powerful and significant as any spoken language. He thinks this language currently remains in the hands of the cultured minority. Berger distinguishes between the masses or proletariat, a Marxist term for the working class, and a small group of elites, understanding that readers may identify with either or neither group. So Berger वो सजेस्ट कर रहे हैं द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस. ये जो इमेज का लैंग्वेज है, फोटोग्राफ्स का जो लैंग्वेज है, मतलब एक फ़ोटो आपको जो कहानी बताते हैं, जो फैक्ट बताते हैं, वो किसी मतलब लिखा हुआ चीज़ से या बोला हुआ लैंग्वेज से कम नहीं है, बल्कि वो बहुत बिना बोले बहुत कुछ एक फ़ोटो से ही आपको पता चल सकता है. लेकिन ये फ़ोटो का, और अगर ये पेंटिंग है स्पेशली, अगर आपने उस सिचुएशन को नहीं देखा है, सिर्फ वो पेंटिंग के ज़रिए से आप देख रहे हैं या फ़ोटो की इमेज के ज़रिए से आप देख रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है, वो कोई आपको क्या समझा रहा है कि क्या हो रहा है उस फ़ोटो में, क्योंकि अपने एक्चुअल सिचुएशन नहीं देखा है. तो उस एनालिसिस के ऊपर, उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर
बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको जैसे समझाया जाएगा आप ऐसे ही समझेंगे। और ये कौन समझता है? जो समझाता है, जो लोग एडुकेटेड है, जिनके हाथों में पावर है, जिनके हाथों में रिसोर्सेज है, वही कॉमन पीपल को अपने हिसाब से समझाता है। तो पहले जैसे होता था ना कि पहले जैसे जो नन ब्राह्मण थे या वीमेन, उन लोगों का वेद पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का उन लोगों को अधिकार नहीं था। तो कुछ भी होने से जो अपर कास्ट ब्राह्मण प्रीस्ट ये लोग ये बोलते थे कि ये शास्त्र में है। अब कौन से शास्त्र में है, कहाँ पे लिखा है, कोई ये क्वेश्चन मुड़ के नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा। तो उन लोग वो बिलीव करते थे ये ब्राह्मण पंडित है, ये इनको शास्त्र आदि पता है और ये जो बोल रहे हैं वही सही है, तो ये ज़रूर शास्त्र में होगा। लेकिन ये शास्त्र के नाम लेकर बहुत कुछ ऐसा होता था, ज़्यादातर ऐसा ही होता था जैसे जिसको कोई शास्त्र के साथ संबंध है ही नहीं। लेकिन वो अपने सुपीरियरिटी, वो अपने अपने आप को पावर एंजॉय करने के लिए वो सब करते थे। तो यहाँ पे भी वही बात है। तो ये पावर एंजॉय करने के लिए और अपने पावर को कायम रखने के लिए इसको अपने हिसाब से ज़्यादातर थ्रू आर्ट, जो पास्ट हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन जो है, उसको ज़्यादातर तोड़ा मोड़ा सा जाता है। सो Burchett distinguishes between the masses or proletariat, a Marxist term for the working class, and a small group of elites. Okay, so understanding that readers may identify with either or neither group, the group in power, Burchett implies, will control the language of images and dictate what the images say to anyone else. So finally he said that is the proletariat, that means the common people, it's a Marxist term for the working class, and a small group of elite, जो लोग बुर्जुआ क्लास है, जो एलिट है, वो तो कम लोग है, हैंडफुल ऑफ पीपल, एंड जो मास मीन्स सारे, बहुत सारे कॉमन पीपल, प्रोलेटारियत. So these two classes are working here also, and the group in power generally they control, ये लोग ही पावरफुल लोग ही कंट्रोल करते हैं कि इमेज का मीनिंग, इमेज का लैंग्वेज, एंड ये ही बोल देते हैं ज़्यादातर कि ये इमेज क्या बोल रहा है. तो इसीलिए the ways of seeing is generally dictated. हम अब क्या देखेंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि हमारा देखने की भाषा और समझने की ज़रिया, ये सोसाइटी ही ज़्यादातर वही डिटरमाइन कर देते हैं. कोई लंबा बाल देखने से ही हमको लगता है ये कोई फीमेल ही होगा, ये कोई लेडी ही होगा, या कोई एक रूम में कोई कुछ डॉल्स दिखने से हमें यही लगता है कि ये कोई लड़की का ही, बच्ची का ही रूम होगा. तो ये जो क्रिएशन है, ये जो इमेज का जो लैंग्वेज है, ये ज़्यादातर सोसाइटी और मोस्टली द पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास सारे रिसोर्सेस है, वही आम लोगों के लिए बना देता है. बहुत कम लोग होते हैं जिससे वो उससे हटके कुछ सोच पाते हैं. और जब वो, लेकिन होता है सोसाइटी का धीरे धीरे जब चेंजेस आते हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जब दूसरे तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, तभी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग व्हाट आई एम रिलेटिंग विथ इट. तो लेकिन बर्जर का जो कहना है वो फर्स्ट चैप्टर में यही तक है.